हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। और इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 12। इससे पहले ऑलरेडी 11 चैप्टर अपलोड कर दिया गया है प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, फिर तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्वाधीनता आंदोलन और झारखंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये भी। तो आप लोग इस सेशन को पूरा देखिएगा, तभी आप इससे जुड़ी हुई जितने भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले है इसमें 1857 की क्रांति। तो झारखंड में 1857 के आंदोलन का प्रसार का कारण क्या था, तो देख लीजिए। तो इसमें जो था, अंग्रेजों के प्रति क्षेत्रीय शासकों में अविश्वास की भावना, फिर झारखंड के जनजातियों में अंग्रेजी सरकार, जमींदार, साहूकार आदि के प्रति असंतोष असंतोष फिर है आपका अंग्रेजी अधिकारियों में जनजातीय समस्याओं की समझ का अभाव तथा प्रशासनिक सुधारों की कमी। फिर जो है अब उसके बाद है वो आपका, एक सेकंड, हाँ, तो उसके बाद है आपका अंग्रेज सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों का निर्वासन स्थल के रूप में प्रयोग करना। फिर है बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में बिहार में 1857 के विद्रोह में प्रेरणा। तो आइए अब शुरू करते हैं इसमें। तो यहाँ देखिए, पहले हाईलाइट वाला देख लेते हैं। झारखंड में 1857 के विद्रोह को शुरुआत देवघर की रोहनी गांव से हुई थी। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। झारखंड में 1857 का विद्रोह की शुरुआत कब, तो 12 जून 1857 को रोहनी गांव, जो कि देवघर से हुई थी। यह गांव अजय नदी के किनारे अवस्थित है, ध्यान रखिएगा इसको। 12 जून 1857 को रोहनी गांव में मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में पदस्थापित 12वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या के बाद यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। सैनिकों के इस हमले में मेजर मैकडोनाल्ड तथा सर्जन डॉक्टर ग्रांट घायल हो गए। इमाम खान नामक व्यक्ति पहचानने गए हमलावरों पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दी गई तथा रेजिमेंट का रेजिमेंट का मुख्यालय रोहनी से भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद इस विद्रोह का प्रसार हजारीबाग, रामगढ़, रांची, सिंहभूम और पलामू में भी हो गया। अब है आपका हजारीबाग में विद्रोह का प्रसार। 25 जुलाई 1857 को दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। इसकी सूचना पाकर हजारीबाग स्थित रामगढ़ बटालियन के सैनिक उत्साहित हो गए तथा 30 जुलाई 1857 को इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची में अवस्थित था। हजारीबाग में सैनिकों के विद्रोह के पश्चात मेजर सिम्पसन, जो कि उपायुक्त था, सहित विभिन्न अंग्रेज अधिकारी कलकत्ता भाग गए तथा विद्रोहियों ने अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों व दफ्तरों को जलाकर सरकारी खजाने को लूट लिया। रामगढ़ के राजा शंभू नारायण सिंह द्वारा तार के माध्यम से विद्रोह की सूचना गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भेजी गई। विद्रोहियों ने जेल से कैदियों को भी छुड़ा लिया तथा संबलपुर के सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में ये कैदी रांची की ओर चल गए। रांची के कमिश्नर ने विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में सैनिकों का एक दल को रामगढ़ भेजा, परंतु रामगढ़ के जमादार माधव सिंह एवं डोरंडा के सूबेदार नादिर अली खां व सूबेदार जयमंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया, जिसके बाद लेफ्टिनेंट ग्राहम, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है, लेफ्टिनेंट ग्राहम अपनी जान बचाते हुए भाग गए। तो आप इस लाइन को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा फिर से। रांची में विद्रोह का प्रसार। तो देखिए, अब रांची में किस तरह से 1857 का विद्रोह का प्रसार होता है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, 2 अगस्त 1857 को हजारीबाग के विद्रोही सैनिक रांची आ गए तथा जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली वह जयमंगल पांडे के नेतृत्व में यहाँ के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। इन सैनिकों ने रांची में अधिकारियों की कोठरियां जला दी, ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नर चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया तथा जेल से कैदियों को छुड़ा लिया। विद्रोह के प्रसार को देखते हुए रांची के कमिश्नर डाल्टन की सलाह पर अगस्त में पूरे छोटानागपुर में मार्शल कानून लागू कर दिया गया। विद्रोहियों ने बड़गागढ़ की नागवंशी ठाकुर विश्वविद्यालय, शाहदेव, जो कि विद्रोहियों के नेता के नेतृत्व में दोरंडा स्थित अंग्रेज अधिकारियों के सभी बंगले व कचहरी को जला दिया तथा खजाना लूट लिया। साथ ही इन्होंने जेल से सभी कैदियों को भी छुड़ा लिया। इसमें पांडे गणपत राय, इंपॉर्टेंट है,
विद्रोहियों के सेनापति थे और टिकैत राम सिंह, शेख भिखारी, राम रूप सिंह, जगन्नाथ साहू व दुखू ने विद्रोहियों का भरपूर साथ दिया। अब है विश्वनाथ सहदेव, झारखंड में 1857 विद्रोह के प्रेरक, ने मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना की। तो आपसे पूछा जा सकता है मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना किसने की थी? तो विश्वनाथ सहदेव ने। 1857 में विद्रोह में अविस्मरणीय योगदान दिया। विश्वनाथ सहदेव के अतिरिक्त गणपत राय जो कि सेनापति थे और वह शेख भिखारी इस नेता के प्रमुख सैनिक थे। तो जितने भी नाम दिए गए वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको। मुक्ति वाहिनी सेना को 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त था, जो बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। तो यहाँ पे देख लीजिए बोल्ड में क्या दिया गया है, झारखंड में 1857 के विद्रोह के प्रेरक कौन थे? तो विश्वनाथ सहदेव थे। इस विद्रोह के दौरान इन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना की थी। बाबू कुंवर सिंह झारखंड में 1857 के विद्रोह की मार्गदर्शन प्रदान किया था। तो यही जो हम लोग डिटेल में पढ़े आप मार्क कर दिया गया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब है आपका चतरा में विद्रोह का प्रसार। रांची के बाद विद्रोही चतरा पहुंच गया, जहां 2 अक्टूबर 1857 को मेजर इंग्लिश, मेजर सिम्पसन, लेफ्टिनेंट अर्ल, सार्जेंट डाइन आदि के नेतृत्व वाले अंग्रेज सैनिकों व जयमंगल पांडे के नेतृत्व वाले विद्रोहियों के बीच चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इस लड़ाई में सूबेदार नादिर अली खां घायल हो गए, ध्यान रखिएगा, तथा जमादार माधव सिंह भाग गया। अंग्रेजों ने जमादार माधव सिंह पर 1000 रुपये इनाम की घोषणा की। इंपॉर्टेंट है, कितना इनाम की घोषणा की थी जमादार माधव सिंह पे? तो 1000। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा इस पे। फिर है आपका 3 अक्टूबर 1857 को सूबेदार नादिर अली खां व जयमंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया तथा कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर 4 अक्टूबर, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, को उन्हें चतरा के फांसिहारी तालाब या भथुआ तालाब या फांसी तालाब के निकट आम के पेड़ से लटका कर फांसी दी गई। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। विद्रोहियों के नेता ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं सेनापति पांडे गणपत राय भागकर लोहरदगा के जंगलों में छिप गए तथा वहीं से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध छापामार युद्ध करते रहे। रांची के कमिश्नर डाल्टन और मांझी के 12 गांव के जमींदार उमराव सिंह तथा उनके दीवान शेख भिखारी को गिरफ्तार कर लांची लाया गया और 8 जनवरी 1858 को टैगोर हिल के पास उन्हें फांसी दी गई। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस फांसी स्थल को टुंगरी फांसी या फांसी टुंगरी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। बाद में विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण शाही नामक व्यक्तियों को गद्दारी से कैप्टन ओक्स ने कैप्टन नेशन के साथ मिलकर विद्रोह के प्रमुख नेता विश्वनाथ सहदेव एवं गणपत राय को गिरफ्तार कर लिया। 16 अप्रैल 1858 के विश्वनाथ सहदेव और 21 अप्रैल 1858 के गणपत राय को रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के समीप कदम के पेड़ पर छोटा नागपुर के आयुक्त कमिश्नर डाल्टन के अनुसार फांसी दी गई। जितने भी यहाँ पे स्टार मार्क है वो देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है वो। फिर आगे आपका मानभूम में विद्रोह का प्रसार। तो 5 अगस्त 1857 को सैनिकों ने पुरुलिया में भी विद्रोह कर दिया, जिससे घबराकर उपायुक्त जीएन ओक समेत कई अंग्रेज अधिकारी रानीगंज भाग गए। इसके बाद विद्रोहियों ने पूरे जिले पर कब्जा कर भारी लूटपाट मचाया व कैदियों को जेल से छुड़ाकर रांची की ओर ले जाने लगे। मानभूम के संथाल भी इस विद्रोह में शामिल हो गए तथा आसपास के गांवों को लूटपाट करने लगे। पुरुलिया के असिस्टेंट कमिश्नर ओक्स को सितंबर में वापस लौटने पर इसकी जानकारी मिली। ओक्स ने विद्रोहियों के नियंत्रण करने हेतु पंचायत के राजा नीलमणि सिंह से मदद मांगी, परंतु नीलमणि सिंह सरकार की मदद करने के बजाय संथालों को ही भड़काने लगा। ओक्स ने कैप्टन माउंट गोमरी के नेतृत्व में सैनिकों का एक दल संथालों को नियंत्रित करने हेतु भेजा तथा संथालों पर कार्रवाई के बाद अक्टूबर तक पुरुलिया में शांति स्थापित हो गई। पुलिस कार्रवाई के बाद संथाल विद्रोही मानभूम में हजारीबाग की ओर चले गए। इस बीच नवंबर में राजा नीलमणि सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर अलीपुर जेल, जो कि कलकत्ता में है, भेज दिया। इसके बाद मानभूम में विद्रोह समाप्त हो गया। फिर है आपका सिंहभूम के विद्रोह का प्रसार। तो सिंहभूम में यह विद्रोह भगवान सिंह एवं रामनाथ सिंह ने प्रारंभ किया, परंतु संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व राजा अर्जुन सिंह ने किया। तो यह भी पूछा गया प्रश्न है कि संपूर्ण सिंहभूम में क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, राजा अर्जुन सिंह ने किया था। 3 सितंबर 1857 को चाईबासा के सैनिकों ने भगवान सिंह एवं रामनाथ सिंह
के नेतृत्व में विद्रोह करके सरकारी खजाने को लूट लिया तथा कैदियों को जेल से छुड़ा लिया। सिंहभूम का असिस्टेंट कमिश्नर मेजर सिस्मोर विद्रोह के आरंभ होने से पूर्व ही अंग्रेज समर्थक सरायकेला नरेश चक्रधर सिंह को चाईबासा का दायित्व सौंपकर कलकत्ता भाग गया। लूटपाट करने के बाद विद्रोही रांची की ओर रवाना हो गए, परंतु संजय सिंह के पास सरायकेला नरेश चक्रधर सिंह एवं खरसावा नरेश हरि सिंह और विद्रोहियों को रोक दिया। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व राजा अर्जुन सिंह ने किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं यहाँ पे। फिर इस स्थिति में अंग्रेज विरोधी पुरहाट नरेश अर्जुन सिंह ने विद्रोहियों की सहायता करने का निर्णय लिया तथा अपने दीवान जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को 7 सितंबर 1857 को संजय नदी पार कराया। फिर आगे आपका अर्जुन सिंह के प्रति विरोधियों के मन में शंका थी, जिसके बाद अर्जुन सिंह द्वारा पौरी देवी के साक्षी मानकर विश्वासघात नहीं करने की कसम खाने पर विद्रोहियों ने अर्जुन सिंह को नेतृत्व सौंपना स्वीकार किया और 13 सितंबर 1857 को आरसी वर्च ने सिंहभूम के नए जिलाधीश के रूप में कार्यभार संभाला तथा 16 सितंबर 1857 को कैप्टन ओक्स की सेना ने चाईबासा शहर पर अधिकार कर लिया। फिर है आपका आरसी वर्च ने अर्जुन सिंह के चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजा, जिसे अस्वीकृत करते हुए अर्जुन सिंह ने स्वयं को सिंहभूम का राजा, इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, घोषित कर दिया। बर्च द्वारा अर्जुन सिंह को बागी करार देते हुए उसके राज्य पर कब्जा करने तथा उसकी गिरफ्तारी 1000 रुपये इनाम घोषित की गई। अर्जुन सिंह रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करना स्वीकार करते हुए अपने समर्थकों के साथ रांची आ गए, परंतु 17 अक्टूबर 1857 को अर्जुन सिंह के साथ रांची पहुंचे विद्रोहियों को कमिश्नर डाल्टन के आदेशानुसार गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। इस गिरफ्तार सैनिकों पर कोर्ट मार्शल लाकर उसकी सजा तय की गई तथा 20 अक्टूबर 1857 को शहीद चौक के पास फांसी की सजा प्राप्त विद्रोहियों को फांसी पर लटका दिया गया। ध्यान रखिएगा इस पे। अर्जुन सिंह विद्रोहियों को फांसी से अत्यंत दुखी हो गया तथा पोरहाट आकर फिर से अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया और 20 नवंबर 1857 को अंग्रेज अधिकारी कैप्टन हेल ने चकरदरपुर पर कब्जा कर लिया तथा अर्जुन सिंह के दीवान जग्गू को गिरफ्तार कर उसी दिन फांसी पर लटका दिया। फिर है आपका, बस इधर कहानी है, सुनते जाइए, जहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा वो ऑलरेडी मार्क रहेगा, नहीं तो मैं बता दूंगा, ठीक है। 21 नवंबर 1857 को आरसी बर्च ने पोरहाट पर कब्जा करके राजा अर्जुन सिंह के महल को जला दिया, परंतु अर्जुन सिंह यहाँ से बचकर भाग गया। अर्जुन सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अभियान तेज कर दिया। उससे पहले मुंडा मानकी को तथा दिसंबर 1857 तक लगभग सभी जनजातियों को अपने साथ विद्रोह में शामिल कर लिया। इसके बाद विद्रोहियों ने जमकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया तथा आसपास के बाजारों को लूटने के अलावा अंग्रेजी सैनिकों पर हमला करने लगे। विद्रोहियों को ऐसे ही हमले से अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए, जिसके बाद कर्नल फास्टर ने विद्रोहियों को दबाने हेतु शेखावती बटालियन की रानीगंज से चाईबासा भेजा और 17 जनवरी 1858 को चाईबासा पहुंचने पर शेखावती बटालियन ने चक्रधर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया तथा विद्रोहियों को मार दिया। अंग्रेजों ने दमनपूर्वक किए गए कार्रवाई से विद्रोह को कमजोर पड़ गया। लगभग 1 वर्ष तक विद्रोह को शांत देख अर्जुन सिंह ने मयूरभंज के राजा अर्जुन सिंह के जो ससुर थे उस सलाह पर रांची के कमिश्नर डाल्टन के समय 16 फरवरी 1859 को आत्मसमर्पण कर दिया। अब है पलामू में विद्रोह का प्रसार। तो भोक्ता जनजाति के नीलांबर पीताम्बर, इंपॉर्टेंट है, दोनों भाई थे, ने पलामू क्षेत्र में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया। तो किसने किया पलामू क्षेत्र में? तो नीलांबर पीताम्बर ने, और ये दोनों भाई थे, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने चेरो खरवार तथा भोक्ता को एकत्र कर सैन्य दल का गठन किया तथा स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर दिया। चकली के भवानी बख्शराय के नेतृत्व में 26 सितंबर 1857 को चेरो जनजाति के लोग इस विद्रोह में शामिल हो गए। विद्रोहियों ने 21 अक्टूबर 1857 को शाहपुर पर धावा बोल दिया तथा अंतिम चेरो राजा चूड़ामल राय की विधवा से चूड़ामल की राय विधवा से 4 तोप छीन कर ले गए। विद्रोहियों ने इस विद्रोह के दौरान शाहपुर थाना एवं लेस्लीगंज थाना के साथ साथ चैनपुर गढ़ पर भी भीषण हमला किया, परंतु चैनपुर गढ़ का रघुवर दयाल सिंह हमले से बचने में सफल रहा। नीलांबर पीताम्बर नामक 2 भाइयों ने पलामू 1857 क्रांति का नेतृत्व किया, हम लोग पढ़ चुके हैं। विद्रोह की खबर मिलने पर 5 नवंबर 1857 लेफ्टिनेंट ग्राहम एक सैन्य दल के साथ लेस्लीगंज तथा 7 नवंबर 1857 चैनपुर पहुंचा, परंतु विद्रोहियों द्वारा घेरे जाने के बाद ग्राहम वहां से जान बचाकर भाग गया। विद्रोहियों के इसके बाद रंकागढ़ एवं 27 नवंबर 1857 को बंगाल कोल कंपनी के राजहरा कोयला खान पर धावा बोल दिया।
विद्रोहियों का प्रभाव बढ़ने पर लेफ्टिनेंट ग्राहम की सहायता के लिए 8 दिसंबर 1857 को मेजर कार्टर के नेतृत्व में एक सैन्य दल को सासाराम से शाहपुर भेजा गया, जहां मेजर कार्टर ने एक विद्रोही नेता देवी बख्श राय को गिरफ्तार कर लिया। राज्य के कमिश्नर डाल्टन के आदेश पर ले ग्राहम की सहायता हेतु सैन्य टुकड़ी के साथ मेजर मैकडोनाल्ड पलामू पहुंचा, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोहियों को पलामू किला से भागना पड़ा। फिर है 3 फरवरी 1858 को कमिश्नर डाल्टन खुद पलामू आया तथा 6 फरवरी 1858 को वापस लौटा। डाल्टन के आदेश पर विभिन्न स्थानों यानी कि पलामू किला, लेस्लीगंज, हरमांड गांव, बाघमारा घाट आदि से विद्रोहियों को खदेड़ने पर जोर दिया गया। नवंबर 1858 में सीधा सिंह और राम बहादुर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों की संख्या 1000 से अधिक हो गई, जिसके बाद विद्रोहियों ने पलामू पर पुनः नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। जनवरी 1859 तक विद्रोहियों ने पुनः पलामू पर नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली। इसके लिए विद्रोहियों ने गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया। लेफ्टिनेंट की सहायता के लिए जनवरी 1859 में कैप्टन नेसन को भेजा गया, जिसके बाद विद्रोहियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई प्रारंभ की गई तथा इसमें चेरो जागीरदारों का भी सहयोग मिल गया। इसके परिणाम स्वरूप भोक्ता प्रदेश से नीलांबर पीताम्बर को भागना पड़ा। फिर है चेरो जागीरदारों द्वारा अंग्रेजों का साथ देने के कारण भोक्ता कमजोर पड़ने लगे, जिसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने नीलांबर पीताम्बर को पकड़ने पर भरपूर प्रयास किया। साथ ही इनके पकड़वाने पर जागीर व इनाम देने की भी घोषणा की गई। अंग्रेजों ने एक गुप्तचर की सूचना पर नीलांबर पीताम्बर को एक गुप्त स्थान पर भोजन करते समय चारों ओर से घेर लिया तथा आत्मसमर्पण हेतु विवश कर दिया। 28 मार्च 1859 को नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज पलामू में एक आम के पेड़ पर फांसी दे दी गई। ध्यान रखिएगा। फिर अन्य तथ्य है इसमें 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता करने वाले राजाओं, जमींदारों आदि के पुरस्कृत किया गया। इनमें नागवंशी राजा जगन्नाथ सहदेव, पांडे गणपत राय को पकड़वाने वाले शिवनाथ दुबे तथा नारायण शाही, जगतपाल सिंह पिठोरिया के, जनक सिंह शिवचंद राय नावागढ़ के और कुंवर सिंह भिखारी बनका आदि प्रमुख थे। अंग्रेजों की सहायता हेतु किस्नु दयाल सिंह रंका और अकबर दयाल सिंह चैनपुर को राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राय बहादुर की उपाधि किसको मिला, तो किशुन दयाल सिंह को और अकबर दयाल सिंह को। फिर आपका अंग्रेजी सेना में शामिल कुछ भारतीय सैनिकों उनकी सेवा हेतु ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। इनमें सूबेदार शेख पंचकौड़ी, हवलदार आरजू नायक, तारा सिंह प्रमुख थे। इन्हें तीनों चतरा की लड़ाई में शामिल थे। फिर है आपका लेफ्टिनेंट डॉन्ट एवं सार्जेंट डाइन मरणोपरांत को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए छोटानागपुर के कोल संथाल लोगों की सेना में शामिल किया गया। रामगढ़ बटालियन में गोरखा एवं सिखों के साथ साथ दुसाधों की भी भर्ती की जाने लगी। ये है आपका प्रमुख 1857 के विद्रोह का प्रारंभ और प्रमुख स्थान। तो स्थान था रोहिणी देवघर में 12 जून 1957 को, हजारीबाग 30 जुलाई 1857 को। इसके नेतृत्व करता थे माधव सिंह और नादिर अली। रांची 2 अगस्त को, डोरंडा रांची। जयमंगल पांडे। मानभूम 5 अगस्त 1857 संथालों द्वारा। सिंहभूम में 3 सितंबर 1857 अर्जुन सिंह द्वारा और पलामू में सितंबर 1857 में नीलांबर पीताम्बर के द्वारा। अब है झारखंड में बहाबी आंदोलन। तो देखिए शाह मोहम्मद हुसैन इंपॉर्टेंट है, ने झारखंड में बहाबी आंदोलन का प्रसार किया। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर झारखंड के राजमहल में बहाबी आंदोलन की शाखा खोली गई थी। संथाल परगना क्षेत्र पर पीर हुसैन ने बहाबी आंदोलन का प्रसार किया। पाकुड़ क्षेत्र में इब्राहिम मंडल को बहाबी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास की सजा दी गई। फिर आपका झारखंड में उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार। तो ये देवघर, एक सेकंड, देवघर देवघर के बारे में देख लेते क्या है। उग्र राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो देवघर था। देवघर में सिलेरबाड़ी नामक मकान में 1908 में अलीपुर बम कांड से जुड़े बंगाली क्रांतिकारी छुपकर रहते थे तथा मकान का प्रयोग बम बनाने का प्रशिक्षण हेतु किया जाता था। बम हो गया यहाँ पे। 1915 ईस्वी में देवघर के सिलेरबाड़ी नामक मकान में बम बनाने की सामग्रियां प्राप्त की गई थी। क्रांतिकारियों गतिविधियों के प्रसार हेतु वरिंद्र कुमार घोष द्वारा देवघर में स्वर्ण संघ यानी गोल्डन लीग नामक संस्था का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट है। झारखंड के देवघर स्थित मित्रा उच्च विद्यालय के प्राचार्य शांति कुमार बख्शी द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। वर्ष 1927 में देवघर षड्यंत्र केस में वरिंद्रनाथ भट्टाचार्य, इंपॉर्टेंट,
के घर पर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था। फिर आपका देवघर षड्यंत्र केस में वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य तथा तेजस चंद्र घोष सहित कुल 20 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई थी। झारखंड के दुमका निवासी क्रांतिकारी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह व वैद्यनाथ विश्वास को रोड्डा आर्म्स केस के अभियुक्त बनाया गया। यह कलकत्ता के रोड्डा एंड कंपनी नामक बंदूक निर्माण कंपनी की दुकान के माउजर पिस्तौल की चोरी से संबंधित मामला था। फिर रांची में आ जाइए। रांची में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो गणेश चंद्र घोष ने किया था, ध्यान रखिएगा, गणेश चंद्र घोष ने रांची में किया था। बंगाल से लगातार क्रांतिकारियों का रांची आगमन होता रहता था। हावड़ा के बेलूर मठ के सचिंद्र कुमार सेन इस दौरान डोरंडा आकर अपने पिता के पास ठहरे थे। फिर है नवंबर 1913 में हेमंत कुमार अंग्रेजों के जो संदिग्ध थे रांची आकर पीएन बोस के घर में रुके थे। अब हजारीबाग इंपॉर्टेंट, निर्मल चंद बनर्जी ने 1913 में हजारीबाग जिले के गिरिडीह नगर में एक खंबे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक से पर्चे चिपकाए थे। याद रखिएगा किस पर्चा, कौन सा पर्चा था, शीर्षक क्या था उसका? आवर स्वाधीन भारत शीर्षक से पर्चे चिपकाए थे। पर्चे 24 परगना के क्रिस्टो राय बंगाल से लेकर आए थे। गिरिडीह के मनोरंजन गुहा इंपॉर्टेंट है, उपनाम ठाकुरदा तथा दुमका के हेमंत नाथ घोष द्वारा क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाता था। हजारीबाग के संत कोलंबा विश्वविद्यालय के छात्र राम विनोद सिंह हजारीबाग का जातिन बाघा इंपॉर्टेंट है कहा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर राम विनोद सिंह को 14 सितंबर 1918 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके खिलाफ हजारीबाग में छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया था। फिर आ जाइए सिंहभूम में। तो सिंहभूम में क्या हुआ? तो ढाका मेमन सिंह तथा कोलकाता से क्रांतिकारी आकर सिंहभूम के जमशेदपुर चाईबासा में छुपते थे तथा क्रांति का गुप्त प्रचार करते थे। 1908 में टाटा कंपनी के कर्मचारी गिरीन्द्रनाथ मुखर्जी ने न्यूयॉर्क से घोषणा की थी कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत मुक्त किया जा सकता है। उनके भाई अमरनाथ मुखर्जी भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल दुर्गादास बनर्जी, सुरेंद्र कुमार राय तथा संबंध टाटा कंपनी से है। सुधांशु भूषण मुखर्जी अप्रैल 1916 में अलीपुर जेल से रिहा होने के बाद सिंहभूम सोनुआ ग्राम में रहने लगे तथा बाद में हजारीबाग चले गए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखिएगा, आनंद कमल चक्रवर्ती ने चाईबासा से प्रकाशित तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का संपादन किया था तथा इस पत्रिका में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लिखने हेतु उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। यहाँ पे देख लेते हैं, स्वर्ण संघ यानी गोल्डन लीग का गठन वीरेंद्र कुमार घोष ने किया था। याद रखिएगा, स्वर्ण संघ यानी गोल्डन लीग के गोल्डन लीग की गठन किसके द्वारा किया गया था? तो वीरेंद्र कुमार घोष ने। आवर स्वाधीन भारत नाम पर्चे निर्मल बनर्जी द्वारा जारी किए गए थे। तरुण शक्ति नामक पत्रिका का संपादन आनंद कमल चक्रवर्ती ने किया था। तो कहाँ से किया था? चाईबासा से। फिर है अन्य तथ्य, काकोरी कांड के मुख्य आरोपी शफकउल्ला खां, कलकत्ता के प्रफुल्ल चंद्र घोष व ज्योति पंत राय जैसे क्रांतिकारियों ने भी कुछ दिनों तक छुपने हेतु झारखंड में शरण ली थी। अब आगे है इसमें छोटानागपुर क्षेत्र का यदु गोपाल मुखर्जी एवं बसावन सिंह के नेतृत्व 1931-32 के आसपास भी क्रांतिकारी आंदोलन संचालित था। बिहार के गया में राजनीतिक डकैती के मामले में गिरफ्तार 18 क्रांतिकारियों में डाल्टनगंज के परमथ नाथ मुखर्जी तथा गणेश प्रसाद वर्मा भी शामिल थे। अब आगे देख लीजिए, महात्मा गांधी जी का एंट्री हो रहा है। तो महात्मा गांधी का झारखंड आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको। गांधी जी का आगमन 1770 से 1940 के बीच। तो देखिए, महात्मा गांधी 1917 से 1940 के बीच विभिन्न कारणों से कई बार झारखंड की यात्रा पर आए, जिनमें गांधी जी की झारखंड की प्रथम 4 यात्राओं का संबंध चंपारण आंदोलन से है। गांधी जी पहली बार 3 जून इंपॉर्टेंट 1917 को झारखंड आए थे। तो पहली बार झारखंड कब आए थे? तो ध्यान रखिएगा, 3 जून 1917 को झारखंड आए थे। गांधी जी अंतिम बार रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के सिलसिले में झारखंड आए थे। चंपारण आंदोलन के सिलसिले में पहली बार। महात्मा गांधी 29 मई 1917 को सरकार की तरफ से एक पत्र मिला, जिसमें 4 जून को बिहार उड़ीसा के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड अल्बर्ट गेट से मिलने हेतु आग्रह किया गया था, जिसके अतिरिक्त श्याम कृष्ण सहाय ने 1917 में गांधी जी को रांची आने का निमंत्रण दिया था। यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर गांधी जी पहली बार झारखंड आए थे।
गांधी जी पहली बार 1917 ईस्वी में झारखंड आए थे और गांधी जी 1940 में अंतिम बार झारखंड आए थे। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखते हैं। इन्हीं संदर्भों में 3 जून 1917 को ब्रजकिशोर बाबू के साथ पहली बार महात्मा गांधी का रांची आगमन हुआ। इसी दौरान गांधी जी श्याम कृष्ण सहाय के घर पर ही रुके और 4 जून को महात्मा गांधी की पहली कस्तूरबा गांधी 4 जून को महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी तथा उनके पुत्र देवदास गांधी भी रांची आए और 4 जून से 6 जून तक 3 दिन बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर अल्बर्ट गेट ने उनकी वार्ता चली तथा 7 जून को वे पटना लौट गए। इस दौरान गांधी जी रामकृष्ण सहाय के घर में रुके थे। याद रखिएगा इसको। अब है चंपारण आंदोलन के सिलसिले में दूसरी बार। तो गांधी जी 5 जुलाई को मोतिहारी से चलकर 7 जुलाई को दूसरी बार रांची पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य 11 जुलाई 1917 के चंपारण जांच समिति की एक बैठक में भाग लेना था। बैठक संपन्न होने के बाद गांधी जी 12 जुलाई को पूरा मोतिहारी लौट गए। चंपारण आंदोलन के तीसरी बार से देखिए। तो 18 सितंबर को 22 सितंबर में चंपारण आंदोलन के सिलसिले में पुनः रांची पहुंचे और उन्होंने ब्रज को भी रांची बुला लिया। इस संदर्भ में 23 सितंबर को रांची के पते से मंगन लाल गांधी जी को लिखा एक पत्र भी मिला और 24 सितंबर 1917 को रांची में चंपारण समिति की बैठक में आयोजित की गई, जिसमें आंदोलन को लेकर काफी विचार विमर्श किया गया और गांधी जी 24 सितंबर से 28 सितंबर 1917 तक चंपारण जांच समिति की बैठक में शामिल हुए, जिसमें चंपारण आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई और 3 अक्टूबर 1917 को गांधी जी ने सरकार को चुनौती देते हुए अपनी एक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किया तथा 4 अक्टूबर 1917 को गांधी चंपारण हेतु निकल गए। एक सेकंड, आगे देखिए क्या है। चौथी बार पढ़िए जब तक आप लोग। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए, तो चंपारण आंदोलन के सिलसिले में चौथी बार देखिए गांधी जी आए। तो असहयोग आंदोलन 1920-21 के दौरान महात्मा गांधी 1920 में रांची आए। इस दौरान वे भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला, एक सेकंड, तो देखिए चौथी बार वो कहा भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में रुके थे। क्वेश्चन पूछा हुआ है। गांधी जी की उपस्थिति में ही इसी धर्मशाला के बाहर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। इस दौरान गांधी जी टाना भक्तों से भी मिले, जिसके बाद टाना भगत गांधी जी के प्रिय शिष्य बन गए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गांधी जी के टाना भगत कब मिले थे? जब चौथी बार आए थे तब। गांधी जी का 5वीं बार झारखंड आगमन। तो गांधी जी 5 फरवरी 1921 को पहली बार धनबाद आए, यहाँ आए तथा यहाँ से झरिया गए। गांधी जी इस दौरे का उद्देश्य राष्ट्रीय विद्यालय हेतु कोष एकत्रित करना था। झरिया में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद गांधी जी पटना लौट गए। गांधी जी का 6ठी बार आगमन। तो 8 अगस्त 1925 को गांधी जी CF एंड्रूज के आग्रह पर, किसके आग्रह पे? तो CF एंड्रूज के आग्रह पर गांधी जी पहली बार जमशेदपुर आए और गांधी जी की इस यात्रा का उद्देश्य टाटा प्रबंधन व मजदूर यूनियन के बीच 1920 में चल रहे हड़ताल के कारण का उत्पन्न तनाव के मामले में समझौता कराना था। फिर आपका जमशेदपुर के आर डी टाटा ने गांधी जी का भव्य स्वागत किया तथा इस प्रवास के दौरान गांधी जी डायरेक्टर्स बंगला में रुके। इसी दौरान जमशेदपुर की एक सभा में देशबंधु स्मृति कोष हेतु गांधी जी को 5,000 रुपये प्रदान किए गए। गांधी जी 1934 में दूसरी बार तथा 1940 में तीसरी बार जमशेदपुर आए थे। तो ये सब कालक्रम याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अब गांधी जी का 7वीं बार देखिए। 15 सितंबर 1925 को गांधी जी पहली बार पुरुलिया से चक्रधरपुर आए तथा यहाँ राष्ट्रीय विद्यालय में जाकर छात्रों को संबोधित किया और 1934 में दूसरी बार चक्रधरपुर की यात्रा की। चक्रधरपुर से चाईबासा व खूंटी होते हुए गांधी जी 16 सितंबर 1925 को रांची पहुंच गए। रांची जाने के क्रम में गांधी जी चाईबासा में हो आदिवासियों तथा खूंटी में मुंडाओं से बातचीत की। गांधी जी ने रांची में 17 सितंबर 1925 को संत पाल स्कूल में एक सभा को संबोधित किया। इस सभा में गांधी जी को देशबंधु स्मारक कोष हेतु 1,000 रुपये की थैली भेंट की। इस सभा के बाद गांधी जी योगदा सत्संग ब्रह्मचारी विद्यालय में गए। 1 मई 1934 को दूसरी बार योगदा सत्संग विद्यालय आए थे। अब देखिए गांधी जी से टाना भक्तों की मुलाकात व प्रभाव। तो 1925 में रांची के दौरे से मिलने गांधी जी से मिलने बड़ी संख्या में झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से टाना भगत रांची आए।
गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर टाना भगतों ने अहिंसा का व्रत लेकर आजादी के आंदोलन में भागीदारी की थी। टाना भगतों ने अंग्रेजों की जमीन का लगान देना बंद कर दिया। इसके बाद इनकी जमीनें नीलाम कर दी गई। टाना भगत गांधी टोपी पहनते थे तथा हाथ में घंटा लेकर आजादी का प्रचार करते थे। टाना भगतों को कांग्रेस के कई अधिवेशनों यानी रामगढ़ सहित में कई अधिवेशनों में भाग लिया। नमक आंदोलन के दौरान नमक नहीं बना पाने के कारण इन्होंने नमक खाना ही छोड़ दिया था। और 1928 ईस्वी में कोलकाता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में टाना भगत एक सप्ताह की पैदल यात्रा करके कोलकाता पहुंचे। कारण क्या था? अंग्रेजों ने इनके कोलकाता जाने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन यहाँ डेलीगेट व्यवस्था के कारण गांधी जी से मिलने में असफल हो गए। फिर आपका इनके बाद इन्होंने एक उपाय निकाला और जोर जोर से गांधी जी की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारे लगाने लगे। इस विश्वास था कि गांधी जी की आवाज उन सुनकर जरूर मिलेंगे। कुछ लोगों द्वारा इस प्रकार के नारे की सूचना गांधी जी को दी गई, जिसके बाद गांधी जी ने इनके लिए निःशुल्क पास भेजकर टाना भगतों को अधिवेशन में शामिल कराया। गांधी जी के बाद गांधी जी रामगढ़ होते रांची के बाद गांधी जी रामगढ़ होते हुए 18 सितंबर 1925 को हजारीबाग पहुंचने तथा यहाँ करजन ग्राउंड, वर्तमान नाम जो था वीर कुंवर सिंह स्टेडियम जो है, पहले यह करजन ग्राउंड था, अब वर्तमान में वीर कुंवर सिंह स्टेडियम जो है, में एक सभा को संबोधित किया। सभा में गांधी जी को 1300 रुपये की एक थैली भेंट की गई। और 19 सितंबर 1925 को गांधी जी ने हजारीबाग के संत कोलंबा महाविद्यालय में छात्रों को संबोधित किया। हजारीबाग में कार्यक्रम को समाप्ति के बाद गांधी जी ट्रेन से पटना के लिए रवाना हो गए। ट्रेन से पटना जाने के क्रम में ट्रेन जब कोडरमा स्टेशन पर रुकी तो हजारों लोगों की भीड़ गांधी जी के दर्शनार्थ खड़ी थी। यहाँ होरी नामक एक व्यक्ति ने गांधी जी को देशबंधु स्मारक कोष हेतु 350 रुपये की एक थैली भेंट की। गांधी जी का 8वीं बार झारखंड आगमन। तो देखिए 3 अक्टूबर 1925 को भागलपुर से बांका होते हुए पहली बार देवघर की यात्रा पर आए और यहाँ गांधी जी का भव्य स्वागत किया गया। गांधी जी इस यात्रा के दौरान देवघर में सेठ गोवर्धन दास के मकान में रुके। इस दौरे में गांधी जी कुछ समय के लिए नौलखा मंदिर के पास स्थित कोलकाता व्यवसायी हरगोविंद डालमिया के मकान में भी रहे। कोलकाता उच्च न्यायालय के सॉलिसिटर कृष्ण कुमार दत्ता के आमंत्रण पर गांधी जी देवघर के रखिया गांव भी गए। रखिया गांव में स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी द्वारा निर्मित आश्रय भी है। 7 अक्टूबर 1925 को देवघर के खड़गडीहा जाते समय गांधी जी गिरिडीह भी पहुंचे। यहाँ गांधी जी ने एक सार्वजनिक सभा तथा महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया। 8 अक्टूबर 1925 को गांधी जी गिरिडीह से मधुपुर पहुंचे। यहाँ रेलवे स्टेशन के पास ही गांधी जी का भव्य स्वागत किया गया। मधुपुर में गांधी जी चंपा कोठी में ठहरे थे और यहाँ गांधी जी ने मधुपुर नगर पालिका के नए भवन का उद्घाटन भी किया। पुराने भवन का उद्घाटन 1909 में हुआ था। इस भवन के दरवाजे पर चांदी का ताला लगा था, जिसे गांधी जी ने चांदी की चाबी से खोला। वाह, देखिए इंटरेस्टिंग है ये सब। और 1925 की पहली देवघर यात्रा के बारे में लिखते हुए गांधी जी ने यंग इंडिया में देवघर के पंडों और देवघर की परंपरा की तारीफ की। गांधी जी के अनुसार अन्य मंदिरों के विपरीत यहाँ छुआछूत नहीं माना जाता तथा मंदिर सबके लिए खुले हैं। गांधी जी का 9वीं बार झारखंड आगमन। तो 11 जनवरी 1927 को गांधी जी डाल्टनगंज मेदिनीनगर की यात्रा की। वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ काशी से रेलगाड़ी द्वारा यहाँ आए थे। यहाँ शिवाजी मैदान के एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा के बाद गांधी जी मारवाड़ी सार्वजनिक पुस्तकालय भी गए। देखिए यहाँ पे समझाने लायक कुछ है नहीं, बस कहानियां सुनते जाइए, क्योंकि ज़्यादा ये सब छोटे छोटे चीज़ों को इम्पोर्टेंस दूंगा, अगर बताने लगूंगा तो बहुत ही लंबा सेशन चला जाएगा। तो आप बस कहानी सुनते जाइए और जहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए मैं बता दूंगा। तो यहाँ के लोगों ने गांधी जी को 525 रुपये एकत्र करके दिया। डाल्टनगंज के दौरे के बाद गांधी जी कहाँ गए? तो धनबाद झरिया के लिए रवाना हो गए। फिर है आपका डाल्टनगंज की सभा के बाद गांधी जी 12 जनवरी 1927 को दूसरी बार धनबाद पहुंचे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने खादी की दुकानों में जाकर खादी की बिक्री का जायजा लिया और 12 जनवरी 1927 को ही शाम में झरिया में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए गांधी जी ने खादी की कम बिक्री पर निराशा जाहिर की। और 13 जनवरी 1927 को गांधी जी कतरास आ गए। यहाँ विशाल पंडाल में गांधी जी की सभा का आयोजन किया गया। इसके अलावा गांधी जी यहाँ महिलाओं की एक सभा को भी संबोधित किया। अब है गांधी जी का 10वीं बार झारखंड आगमन। 1934 में गांधी जी ने छोटानागपुर का बड़ा व लंबा दौरा किया। 26 अप्रैल 1934 को गांधी जी दूसरी बार देवघर आए। यहाँ जेसीडी स्टेशन पहुंचकर ही गांधी जी की कार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इसमें कार के शीशे टूट गया, परंतु गांधी जी स्वयं सेवकों ने बचा लिया। गांधी जी इस पर हमले से पूरे देश में कड़ी निंदा की गई।
28 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने गोमिया के कर्माटांड़ गांव के गोबीटांड़ मैदान में एक सभा की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संथाल आदिवासी गांधी जी को सुनने आए थे। इस सभा के आयोजन में होपन मांझी का प्रमुख योगदान था। सभा के बाद गांधी जी होपन मांझी के घर भी गए। होपन मांझी को 23 अगस्त 1930 को 2000 रुपया जुर्माना नहीं चुकाने के बाद हजारीबाग जेल में 1 वर्ष कारावास की सजा दी गई, परंतु हजारीबाग के उपायुक्त की अनुशंसा पर उन्हें सजा से पूर्व ही रिहा कर दिया गया था। गोमिया की सभा के बाद गांधी जी 28 अप्रैल 1934 को बेरमो में एक सभा में महिलाओं की एक बैठक को भी संबोधित किया। यहाँ से गांधी जी कतरासगढ़ होते हुए झरिया चले गए। यहाँ गांधी जी ने एक सभा को संबोधित किया तथा हरिजन कल्याण कोष हेतु लोगों की सहायता मांगा। रात्रि में गांधी जी ने झरिया में ही विश्राम किया। 29 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने जामडोबा कुलियरी में टाटा कुलियरी वर्कर्स एवं हरिजन वर्कर्स से संबोधित किया तथा पुरुलिया एवं झालदा होते हुए रांची आए। इसी यात्रा के दौरान 1 मई 1934 को गांधी जी दूसरी बार रांची स्थित योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय भी गए। 1 मई को गांधी जी ने स्वराजवादी नेताओं के साथ बैठक किया। इस बैठक में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू, भूला भाई देसाई, जमनलाल बजाज आदि ने भाग लिया। 3 मई 1934 को गांधी जी ने रांची में हरिजन छात्र संघ को संबोधित किया। 4 मई 1934 को गांधी जी रांची से कार द्वारा चक्रधरपुर होते हुए जमशेदपुर उद्देश्य था हरिजन आंदोलन के लिए रवाना हो गए, लेकिन इस यात्रा के दौरान चक्रधरपुर पास गांधी जी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें वे बाल बाल बच गए। इस दुर्घटना के बावजूद गांधी जी ने 4 मई 1934 को चक्रधरपुर जाकर रेलवे कर्मचारियों का एक सभा एवं महिलाओं का एक सभा को संबोधित किया। यहाँ पे 10 यात्रा हो गया। अभी 11वीं आगमन का बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा आपसे बात कर लूं कि देखिए, आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं, बहुत ही आपका प्यार मिल रहा है सारे वीडियो को, लेकिन आप एक चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं और वीडियो को लाइक करना, तो बिल्कुल ऐसा ना करें। थोड़ा और प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जितने भी आपके तैयारी करने वाले लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ, बिल्कुल शेयर कीजिए कि हर कोई हर बार नया किताब नहीं खरीद सकता। तो मैंने भी इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत किया है, काफ़ी समय लग रहा है, तो बिल्कुल आप इसको शेयर कीजिए और आप खुद भी रिवीजन कीजिए और अपने जानने पहचानने वालों जो तैयारी में हैं उनके लिए भी ये शुभ काम कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए अब गांधी जी का 11वीं बार झारखंड आगमन पढ़ते हैं। गांधी जी 1940 में कांग्रेस के 53वें अधिवेशन, इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन आ चुका है, में भाग लेते हुए रामगढ़ आए। एक सेकंड दीजिए। भाग लेते हैं तो रामगढ़ आए। वे 12 मार्च 1940 को सेवाग्राम से चलकर 14 मार्च को रामगढ़ पहुंचे। 14 मार्च को रामगढ़ में उन्होंने खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। रामगढ़ अधिवेशन के बीच ही 19 मार्च को गांधी जी द्वारा रांची आए तथा यहाँ ठक्कर भवन और हरिजनों आदिवासियों के लिए औद्योगिक गृह का उद्घाटन किया। गांधी जी इस दौरान रांची के निवारनपुर में अस्वस्थ निवारण बाबू से मिलने भी गए। यहाँ गांधी जी ने एक जनसभा को संबोधित किया। शाम में गांधी जी पुनः रामगढ़ लौट गए। रामगढ़ अधिवेशन को समाप्ति पर गांधी जी 21 मार्च 1940 को जमशेदपुर चले गए। इस दौरान जमशेदपुर में वे जहांगीर मोदी के घर पर रुके थे। जमशेदपुर व गांधी जी वर्धा के लिए रवाना हो गए। या उनकी अंतिम झारखंड यात्रा थी। विशेष नोट देखिए अब क्या दिया गया है। हाँ, तो देखिए ये जो थी उनकी अंतिम झारखंड यात्रा थी। कौन सी? तो 11वीं बार जो आए थे। इस लाइन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, रामगढ़ अधिवेशन की समाप्ति पर गांधी जी 21 मार्च 1940 को जमशेदपुर चले गए। इस दौरान जमशेदपुर में वह जहांगीर मोदी के घर पर रुके थे और जमशेदपुर में से गांधी जी वर्धा, जो कि कहाँ, महाराष्ट्र में है, के लिए रवाना हो गए। यह उनकी अंतिम झारखंड यात्रा थी। विशेष नोट में क्या है देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी की विभिन्न झारखंड यात्राओं से संबंधित तथ्यों एवं विवरण हेतु अनुज कुमार सिन्हा की पुस्तक महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा महात्मा गांधी के विभिन्न पत्र, समाचार पत्र एवं सरकारी दस्तावेजों का स्रोत के रूप में उपयोग किया गया है। अब है झारखंड में रॉलेट एक्ट का विरोध। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। तो देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों द्वारा सरकार विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सिडनी रॉलेट रिपोर्ट
के आधार पर कानून पारित किया, जिसका पूरे देश भर में व्यापक विरोध किया गया। झारखंड में इस कानून का विरोध किया गया। रांची में बागेश्वर साय एवं गुलाब गुलाब तिवारी ने इस कानून के विरोध में सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 6 अप्रैल 1919 को पलामू के जिला स्कूल के शिक्षक रामदीन पांडे छह छात्र छह छह छात्रों के साथ उपवास भी रखा। झारखंड में कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1919 से 20 तक। 1919 में पलामू में जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना बिंदेश्वरी पाठक और भागवत पांडे ने की थी। 1920 में रांची तथा हजारीबाग में कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। असहयोग आंदोलन 1920-22 और झारखंड 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अहिंसक आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका नेतृत्व गांधी जी को सौंपा गया। यह आंदोलन तब तक चलाया जाना था जब जब तक खिलाफत एवं पंजाब संबंधी गलतियां सुधार नहीं ली जाती व स्वराज स्थापित नहीं हो जाता। तो 1920 में झारखंड में भी असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो देखिए 1920 में झारखंड में भी असहयोग आंदोलन, आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी पुनः झारखंड आए। इसके अतिरिक्त मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक आदि प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं ने भी झारखंड की यात्रा की तथा विभिन्न स्थानों पर सभाओं को संबोधित किया। 1921 ईस्वी में आंदोलन में टाना भक्तों ने भी उल्लेखनीय योगदान दिया, जिसकी गांधी जी द्वारा कोटि कोटि प्रशंसा की गई। इस दौरान टाना भक्तों ने ब्रिटिश सरकार को कर देना बंद कर दिया, जिसके बाद उनकी जमीन नीलाम कर दी गई। पहाड़िया जनजाति ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका नेतृत्व जाबरा पहाड़िया ने किया। जाबरा पहाड़िया को गिरफ्तार कर उन्हें सश्रम कारावास की सजा दी गई तथा उनके घर को कुर्क कर दिया गया। इस आंदोलन के दौरान रांची, चतरा, गिरिडीह, धनबाद, पलामू, लोहरदगा राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया। झारखंड में असहयोग आंदोलन का केंद्र रांची था। ये इसको मार्क कर लीजिए। झारखंड में असहयोग आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो रांची था। लेकिन राज्य के अन्य भागों में भी, जैसे कि पलामू, हजारीबाग, सिंहभूम आदि में इस दौरान लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब रांची बारे में देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान रांची व इसके आसपास के क्षेत्रों में कई सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया। इस आंदोलन में आदिवासियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1921 में रांची में आयोजित वार्षिक पिंजरा पोल समारोह में भोलानाथ बर्मन, अब्दुल रज्जाक, पद्मराज जैन आदि ने भाषण दिया। इस आंदोलन के दौरान रांची एवं लोहरदगा में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। फिर आपका पलामू के आदिवासी नेता धनी सिंह खरवार के नेतृत्व में इस आंदोलन के दौरान जंगलों को काटकर कपास की खेती शुरू की गई। ऐसा करने को 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था तथा धनी सिंह खरवार को पलामू का राजा घोषित कर दिया गया। धनी सिंह खरवार के नेतृत्व में आदिवासी का एक विशाल जुलूस डाल्टनगंज पहुंचा, जिसे लाठी चार्ज करके खदेड़ दिया गया। इस दौरान बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 को CF एंड्रूज, इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन आ चुका है, की अध्यक्षता में डाल्टनगंज, कहाँ? तो पलामू में, ये भी आ चुका है, संपन्न हुआ। तो इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए आप लोग, 2-3 बार पढ़ लीजिए। इस अधिवेशन में मजरूल हक, अब्दुल बारी, GR इमाम, हसर आरजू, चंद्रवंशी सहाय एवं कृष्ण प्रसन्न सेन आदि ने भाग लिया। इस आंदोलन के दौरान पलामू कांग्रेस ने डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया, जिसका प्रधानाध्यापक बिंदेश्वरी पाठक को बनाया गया। इस आंदोलन के दौरान पलामू में शेख साहब ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। हजारीबाग, इस आंदोलन के दौरान हजारीबाग में कई छात्रों ने अपनी पढ़ाई तथा राम नारायण सिंह के साथ साथ कई वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। हजारीबाग में आंदोलन के व्यापक होने पर आंदोलन के नेता बजरंग सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय, शालिग्राम सिंह, त्रिवेणी प्रसाद एवं सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ये अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 5 से 6 अक्टूबर 1921 को कहा? तो हजारीबाग में। किसके नेतृत्व में? तो सरला देवी की अध्यक्षता में हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में बजरंग सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय, राम नारायण सिंह आदि ने संबोधित किया। सिंहभूम, इस आंदोलन के दौरान सिंहभूम के चक्रधरपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई है। जमशेदपुर के गोलमुरी मैदान में 5 से 9 फरवरी के बीच कई सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं की अध्यक्षता BG साठे 5 फरवरी, प्रभास चंद्र मित्र 6 फरवरी, केएट भट्ट 8 फरवरी तथा अब्दुल गनी 9 फरवरी ने की। इस दौरान 8 मार्च को जमशेदपुर के गोलमुरी मैदान में, 13 मार्च को चाईबासा में जनसभा का आयोजन किया गया। 15 मार्च 1921 को पूरे जमशेदपुर में हड़ताल का आयोजन किया गया।
उन्नीस जून 1921 को मजरूल हक का आगमन चकरदरपुर में हुआ। अन्य तथ्य, तो अन्य तथ्य में देख लीजिए क्या है, पंचम्बा के बाबू बजरंग सहाय, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आ चुका है, ने गिरिडीह में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। असहयोग आंदोलन के दौरान जनवरी 1922 को साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। तो देखिए ये दोनों पॉइंट से क्वेश्चन आ चुका है, तो आप बिल्कुल इस पर ध्यान दीजिए। आगे है अब आपका असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस के गया अधिवेशन, जो 37वां अधिवेशन था, से लौटकर रांची के पीसी मित्रा एवं देवकी प्रसाद तिलक स्वराज कोष हेतु एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन के बाद 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1923 के बीच राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया गया। 1 मई 18 अगस्त 1923 के बीच राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा हेतु आयोजित नागपुर झंडा सत्याग्रह में भी बड़ी संख्या में झारखंड के टाना भक्तों ने भाग लिया। अब है स्वराज पार्टी और झारखंड। तो देखिए झारखंड में छोटानागपुर क्षेत्र में राम नारायण सिंह व देवकी प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में स्वराज पार्टी की प्रचार समितियां का गठन किया गया था। 1923 ईस्वी में हुए विधान परिषद के चुनाव में कृष्ण बल्लभ सहाय को हजारीबाग में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया। कृष्ण बल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी के सचिव का पद प्रदान किया गया। सोनार सिंह खरवार को संथाल परगना क्षेत्र में स्वराज पार्टी का कार्यभार दिया गया और 1923 में रामेश्वर लाल को दक्षिणी संथाल परगना में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया। अब है खादी आंदोलन और झारखंड। तो झारखंड क्षेत्र में विधायक नीलकांत चटर्जी ने 1924 में बिहार विधान परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव रखा। सिंहभूम में आदिवासियों ने 1924 में विष्णु मावरी के नेतृत्व में हार्ड कर न देते हुए आंदोलन चलाया था और झारखंड में विभिन्न स्थानों पर चरखा आंदोलन को प्रस्तावित करने हेतु सरला देवी के नेतृत्व में खादी डिपो की स्थापना की गई। अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमन लाल बजाज ने देवघर में खादी मेला का शुभारंभ किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमन लाल बजाज ने देवघर में खादी मेला का शुभारंभ किया था और जमशेदपुर में टम्पल नामक अंग्रेज द्वारा खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था। अब है झारखंड में साइमन कमीशन का विरोध। तो साइमन कमीशन 19 दिसंबर 1928 ईस्वी में झारखंड आया। कब आया? तो दिसंबर 1928 ईस्वी में। 1928 में श्याम कृष्ण सहाय की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया था। रांची में साइमन कमीशन की मजबूती के साथ विरोध किया गया। श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में रांची में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पलामू निवासी कोहड़ा पांडे के नेतृत्व में रांची में साइमन कमीशन का व्यापक विरोध किया गया था और हजारीबाग में देवकी नंदन लाल एवं पीसी मित्रा के नेतृत्व में लोगों ने काला झंडा दिखाकर साइमन कमीशन का विरोध किया। तो इस तरह से आप एक कौन से किस जगह पे किसने विरोध किया वो एक ऐसे बना लीजिए, जैसे रांची में कौन किया, पलामू में कौन किया, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में झारखंड में साइमन कमीशन का विरोध किया गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 1928 ईस्वी में छोटानागपुर उन्नति समाज द्वारा छोटानागपुर राज्य के गठन हेतु साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है क्वेश्चन। अब है आपका मजदूर आंदोलन और झारखंड। तो देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान समय समय पर मजदूरों द्वारा भी अपनी दयनीय स्थिति से बाहर निकलने तथा स्वतंत्रता प्राप्त हेतु व्यापक स्तर पर प्रयास किया गया जिसकी झलक झारखंड राज्य से भी दृष्टिगत होती है। इस क्रम में 1920 ईस्वी में जमशेदपुर वर्कर एसोसिएशन की स्थापना की गई जिसे एन हल्दर तथा व्योमेश चक्रवर्ती ने नेतृत्व प्रदान किया। वर्ष 1920 22 से 1925 तक 1928 में टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स तथा अन्य कई मिलों में व्यापक हड़ताल किया गया। 1928 ईस्वी की टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर के हड़ताल को समाप्त कराने में सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने मजदूरों तथा मिल प्रबंधन के बीच समझौता कराने में अग्रणी भूमिका अदा की। 18 अगस्त 1928 को सुभाष चंद्र बोस का जमशेदपुर आगमन तथा 20 अगस्त 1928 को उन्होंने जमशेदपुर टाला लेबर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। 9 वर्षों तक इस यूनियन के अध्यक्ष पद पर रहे। सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से ही 12 सितंबर को टाटा यूनियन के मजदूरों ने अपनी हड़ताल वापस ली तथा कंपनी के प्रबंधक और मजदूरों के बीच समझौता संभव हो पाया।
18 से 20 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस समय एम एन जोशी यूनियन के महासचिव थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1929 में जमशेदपुर स्थित गोलमुरी के एक टीन प्लेट कंपनी में मजदूरों ने हड़ताल की थी। यह हड़ताल 1938 में समाप्त हुई। 1929 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था और 1938 में अब्दुल बारी सिद्दीकी द्वारा टाटा वर्कर्स यूनियन यानी टाटा वर्कर एसोसिएशन 1920 की स्थापना की गई। अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन और झारखंड। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा से 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इस क्रम में गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी गांव पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया गया और 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित पुनः स्वाधीनता प्रस्ताव के आलोक में पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। झारखंड में भी पूरे उल्लास के साथ स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया। झारखंड के लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। आगे जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। गांधी जी 6 अप्रैल 1930 नमक आंदोलन लोगों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया और 13 अप्रैल 1950 नमक बनाया गया। झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का ध्यान रखिएगा। लेकिन राज्य में विभिन्न भागों में भी हजारीबाग, पलामू, सिंगरौली, संथाल, परगना आदि में इस दौरान लोगों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। देख लेते रांची में तरुण संघ इंपॉर्टेंट है द्वारा स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया। 26 जनवरी 1930 को डॉक्टर पूर्णचंद मित्रा ने रांची में स्वाधीनता दिवस मनाने के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और इस कार्यक्रम का आयोजन तरुण संघ नामक संगठन द्वारा किया गया था। इस आंदोलन के दौरान रांची व उसके आसपास के क्षेत्रों में कई सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया। 8 अप्रैल 1930 को चूटिया में नागरमल मोदी की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया जिसे पीसी मित्रा एवं देवकी नंदन लाल समेत कई व्यक्तियों ने संबोधित किया और 10 अप्रैल 1930 को रांची के 1000 से अधिक लोगों की तथा हिनू में 100 बंगाली महिलाओं का सभा का आयोजन किया। 15 अप्रैल 1930 को जिला स्कूल के छात्राओं ने विद्यालय बहिष्कार किया तथा 16 अप्रैल 1930 को बुंडू में पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया। बहुत लंबा कहानी है, बस सुनते जाइए। घटनाक्रम है ये सभी। 17 अप्रैल 1930 को सिल्ली में तथा 18 अप्रैल 1930 को कुंडू में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। कुंडू की सभा में सरस्वती देवी एवं मीरा देवी ने भाषण भी दिया। 3 मई 1930 को रांची बार एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं खादी के उपयोग का प्रस्ताव पारित किया गया। तो इसमें देखिए समझाने लायक कुछ तो है नहीं, कहानी है तो आप उसमें तो मैं पढ़ के बताऊंगा, इसमें क्या बताऊं आप लोग भी समझ सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है, मैं खुद से बता दे रहा हूँ, तो बस कहानी को सुनते जाइए और एक जो घटनाक्रम है उसको दिमाग में फीड करते जाइए। तो 4 मई 1930 को मांडर में महादेव स्वर्णकार ने गिरफ्तारी दी तथा 12 मई 1930 को पीसी मित्रा, नागरमल मोदी व देवकी नंदन लाल, 31 मई 1930 को रविंद्र चंद्र रामधनी दुबे को गिरफ्तार किया गया। 2 जून 1930 को लगभग 40 टाना भक्तों ने रांची में एक जुलूस निकाला जिसके बाद 8 टाना भक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश हुकूमत में अपनी बातें मनवाने के लिए जगह जगह पर व्यापक हड़ताल एवं प्रदर्शनों का आयोजन किया गया जिसके तहत स्वदेशी सप्ताह सितंबर 1930 में तथा जवाहर सप्ताह नवंबर 1930 में मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि स्वदेशी सप्ताह कब मनाया गया और जवाहर सप्ताह कब मनाया गया। तो एक सितंबर 1930 में और एक नवंबर 1930 में, ध्यान दीजिएगा इस पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होने के बाद 3 मार्च 1932 को रांची के तरुण संघ नामक संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 27 जुलाई 1932 को नागरमल मोदी, बुलू साहू, ख्वाजा नसरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण के दौरान महात्मा गांधी रांची आए थे। अब हजारीबाग में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को लोगों ने पूरे उत्साह के साथ सहभागिता दर्ज की। 26 जनवरी 1930 को हजारीबाग में लाठीचार्ज होने के बावजूद कृष्ण वल्लभ सहाय ने कचहरी पर झंडा फहराया था। झारखंड में कृष्ण वल्लभ सहाय ने हजारीबाग में खजांची तालाब, इंपॉर्टेंट है, के निकट नमक बनाकर इस आंदोलन को प्रस्तावित किया और इसके लिए 1 वर्ष उन्हें कारावास की सजा मिली। हजारीबाग नमक सत्याग्रह के सीताराम दुबे, चक्र सिंह, मथुरा प्रसाद, सरस्वती देवी, मीरा देवी आदि ने भाग लिया। सरस्वती देवी हजारीबाग जिला का कांग्रेस कमेटी का अध्यक्षता थी। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा इसमें।
अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कई पुरुषों के साथ साथ सरस्वती देवी, मीरा देवी एवं साधना देवी को गिरफ्तार कर लिया गया और सितंबर 1930 के तक हजारीबाग के 137 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बंगम मांझी के नेतृत्व में हजारीबाग में संथालों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्ज की। आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए हजारीबाग जेल में बंद रामवृक्ष बेनीपुरी ने कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली। इसी क्रम में महामाया प्रसाद सिन्हा तथा भवानी दयाल सन्यासी ने भी हजारीबाग जेल में रहकर कारागार नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली। इस आंदोलन दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हजारीबाग केंद्रीय कारागार में सूत काटकर कपड़ा तैयार किया था। अब यहाँ पे देख लेते हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी ने हजारीबाग जेल में कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली, इंपॉर्टेंट है। महामाया प्रसाद सिन्हा तथा भवानी दयाल सन सन्या भवानी दयाल सन्यासी होगा, सन्यासी से हजारीबाग जेल से कारागार नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी, जो कि यहाँ पे देख लीजिए। और फिर है सिंहभूम। सिंहभूम में क्या है, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जमशेदपुर में ननी गोपाल मुखर्जी, इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, तथा पलामू में सुनार सिंह खरवार व चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने किया। इस आंदोलन के दौरान सिंहभूम के आदिवासियों ने हाट कर देना बंद कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 6 अगस्त 1930 को चकरदरपुर कांग्रेसियों ने जंगल काटकर सरकार के प्रति अपना विरोध प्रकट किया। इस जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसे जंगल सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसका नेतृत्व नरसिंह हरिहर महतो तथा लाल बाबू कर रहे थे। इन्हें सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। 16 नवंबर से जमशेदपुर में गोलमुरी मैदान में झंडा फहराकर जवाहर दिवस मनाया गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसमें। इस कार्यक्रम के दौरान अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया तथा कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 19 नवंबर 1930 को गोलमुरी से 3000 लोगों की एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राजगुरु को दी गई फांसी के विरोध में 5 मार्च 1931 को जमशेदपुर में हड़ताल किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण के शुरू होने के बाद महात्मा गांधी व अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 5 जनवरी 1932 को गोलमुरी में एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में 500 से अधिक महिला पुरुषों ने भाग लिया। सभा की समाप्ति के बाद कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और 24 जनवरी 1930 को जी महंती के घर से स्वाधीनता दिवस से संबंधित एक पर्चा मिलने के बाद 4 लोगों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जनवरी 1930 को लोगों ने गोलमुरी मैदान में झंडा फहराने का प्रयास किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तथा कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आया आपका पलामू। तो पलामू में चंद्रिका प्रसाद वर्मा एवं सुनार सिंह खरवार के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की गिरफ्तारी की खबर मिलने पर डाल्टनगंज एवं गढ़वा में 8 मई 1930 को, लातेहार में 11 मई 1930 को लोगों ने हड़ताल की। अब आगे है इसमें, डाल्टनगंज में कांग्रेस का दफ्तर बंद करवाने में सरकार की मदद हेतु भोलानाथ सिंह नामक व्यक्ति के सरकार द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी गई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यदुवंश सहाय के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने संथाल परगना क्षेत्र में किसानों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन चलाया और वे 1938 में संथाल परगना आए थे। अब है संथाल परगना। सविनय अवज्ञा आंदोलन में राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी क्रम में संथाल परगना में सैलबाला राय, इंपॉर्टेंट है, के नेतृत्व में महिलाओं ने इस आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। संथाल परगना के कांग्रेसी नेता शशि भूषण राय को इस दौरान आंदोलन के सिलसिले में मुंगेर जाने के बाद वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य तथ्य देखिए क्या है, इस आंदोलन के दौरान झारखंड में चौकीदारी करना देने आंदोलन चलाया गया, जिसका नेतृत्व निम्न लोगों ने किया: J.H. साव, मथुरा सिंह, सीताराम दुबे, सरस्वती देवी, महादेव पांडे और चमन लाल। अब है 1935-39 के बीच झारखंड में प्रमुख गतिविधियां। तो 1935 में पारित भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत गवर्नरों को जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर शासन प्रबंध हेतु अधिक अधिकार प्रदान किए गए। 1936 ईस्वी में उड़ीसा को बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत से अलग कर दिया गया तथा इसमें छोटानागपुर के कुछ हिस्से जैसे गांगपुर क्षेत्र आदि को भी मिलाया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत
जनवरी 1937 में झारखंड में स्थित क्षेत्रीय विधायिका हेतु चुनाव कराए गए। इसमें आदिवासियों हेतु 6 सीट सुरक्षित थे। इस चुनाव में कांग्रेस, छोटानागपुर उन्नति समाज एवं किसान सभा भाग लिया, परंतु कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत हुई। इस चुनाव में इग्नेश बेक, बोनीफास लकड़ा तथा देवेंद्र प्रसाद सामंता तीनों आदिवासी को सामान्य सीटों पर विजय प्राप्त हुई। इग्नेश बेक दिल्ली के संघीय विधायिका को, जबकि बोनफिस लकड़ा पटना की प्रांतीय विधानसभा के सदस्य बने। 30 मई 1938 को रांची छोटानागपुर उन्नति समाज की वार्षिक बैठक में आयोजित हुई, जिसमें छोटानागपुर उन्नति समाज के अलावा किसान सभा, छोटानागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा एवं हो मालतो मारंग सभा एकीकरण करके छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन किया गया। 1939 ईस्वी में संगठन का नाम परिवर्तित करके छोटानागपुर आदिवासी सभा कर दिया गया। इस संस्था का गठन दीकों के खिलाफ संघर्ष करने तथा आदिवासियों के पृथक राज्य में स्थापना के उद्देश्य के साथ किया गया था। 1939 में गंगापुर क्षेत्र, 1936 में छोटानागपुर को उड़ीसा में शामिल कर लिया गया था। में भू बंदोबस्त कानून व मालगुजारी बढ़ाने के खिलाफ निर्मल मुंडा नामक आदिवासी नेतृत्व में आंदोलन शुरू हो गया। निर्मल मुंडा के नेतृत्व में 25 अप्रैल 1939 इंपॉर्टेंट है को उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में रायबोगा थाना अंतर्गत आमको सिमको गांव में आदिवासियों ने एक विशाल जनसभा आयोजित की गई। गांगपुर के पॉलिटिकल एजेंट के आदेश पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों द्वारा इस जनसमूह पर जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां चलाई गई, जिसमें लगभग 65 आदिवासियों की मौत हो गई तथा 90 से अधिक लोग जख्मी हो गए। इस घटना को सिमको हत्याकांड या दूसरा जलियांवाला बाग, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, भी कहा जाता है। इस हत्याकांड के विरुद्ध में छोटानागपुर में भी व्यापक प्रतिक्रिया हुई। अब है कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 53वें अधिवेशन का आयोजन झारखंड के रामगढ़ में 19-20 मार्च 1940 को संपन्न हुआ। पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पे। और यह झारखंड में कांग्रेस का पहला और तथा एकमात्र अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इस अधिवेशन के बाद 1941 से 45 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ, जिसके कारण मौलाना अबुल कलाम आजाद की लगातार 6 वर्षों तक आजादी से पूर्व सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। अधिवेशन के दौरान रामगढ़ में कांग्रेस के मुख्य द्वार का नाम बिरसा मुंडा, प्रश्न पूछा गया है किस एग्जाम में, बिरसा मुंडा के नाम पर तथा सभा स्थल का नाम मजहर नगर यानी मजरुल हक के नाम पर रखा गया है। तो जो द्वार है उसका नाम बिरसा मुंडा द्वार और सभा स्थल का नाम मजहर नगर, ध्यान रखिएगा। इस अधिवेशन में पूर्व गांधी जी द्वारा 14 मार्च 1940 को रामगढ़ में खादी ग्राम उद्योग का शुभारंभ किया गया। 15 से 18 मार्च 1940 को रामगढ़ में कांग्रेस कारिणी की बैठक संपन्न हुई। 17 से 19 मार्च तक कांग्रेस विषय निर्वाचनी समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक के पहले दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत तथा विश्व संकट पर मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा सत्याग्रह प्रस्ताव कांग्रेस का एकमात्र प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसका अनुमोदन जेबी कृपलानी द्वारा किया गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित इस प्रस्ताव में 27 संशोधन प्रस्तुत किए गए, जिसमें 14 संशोधनों को वापस ले लिया गया तथा 13 संशोधन भारी बहुमत से गिर गए। तो स्वागत भाषण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसका अनुमोदन जेबी कृपलानी द्वारा किया गया। अधिवेशन को महात्मा गांधी ने भी संबोधित किया तथा संबोधन में उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम एवं अहिंसात्मक संघर्ष पर बल दिया। अबुल कलाम आजाद द्वारा अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत किया गया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य तय किया गया तथा वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन संविधान सभा द्वारा देश के संविधान निर्माण पर बल दिया गया। इस आयोजन में भाग लेने हेतु राज्य के विभिन्न भागों से टाना भगत पैदल चलकर रामगढ़ गए थे तथा इन्होंने महात्मा गांधी को 400 रुपये का एक थैली भी भेंट की थी। अब है सम्मेलन के प्रमुख व्यक्तिगत अध्यक्ष कौन थे। जो ये कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसका, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वागत समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वागत समिति के उपाध्यक्ष थे श्री कृष्ण और डॉक्टर सैयद महमूद। स्वागत समिति के महासचिव थे अनुग्रह नारायण सिंह। स्वागत समिति के पदाधिकारी थे अंबिका कांत सिंह। 4 पदाधिकारी थे ज्ञानचंद सोधी। प्रमुख स्वयं सेविकाएं थी सरला देवी, कुमारी इंद्रमती नुजराज, कुमारी तारा पटवर्धन, कुमारी प्रेमा कांटेक और भोजो भट्टवकर।
भटवर्कर। इस सम्मेलन के अन्य अन्य प्रमुख लोगों ने भागीदारी की प्रमुख योगदान इस प्रकार हैं: बिजली का प्रबंधन गया कॉटन मिल्स द्वारा, अभिनियंत्रण का कार्य रामजी प्रसाद द्वारा, खादी प्रदर्शनी का आयोजन साक्षी नारायण चर्चा संघ के सचिव, बिहार के प्राचीन धरोहर पर आधारित स्मारका का वितरण जयचंद विद्यालंकर द्वारा, बिहार के ऐतिहासिक घटनाओं पर केंद्रित चित्रावली का वितरण जिसका चित्रांकन ईश्वरी प्रसाद वर्मा द्वारा किया गया था। अब है अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन। तो रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन रामगढ़ के निकट बिहटा में किया गया। अब इसको देखना होगा, यहाँ रामगढ़ के निकट बिहटा, एक पटना के निकट भी बिहटा। इस सम्मेलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका अनुमोदन सरकार शार्दुल सिंह कविश्वर ने किया। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन में कांग्रेस की नीतियों की कड़ी आलोचना की गई तथा पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हेतु जनता के अधिकार को प्रमुखता प्रदान की गई। फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण इसी अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व किया गया। प्रसिद्ध नेता एम एन राय, मानवेंद्र नाथ राय ने इसी अधिवेशन में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की आधारशिला रखी। देखिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है यहाँ पे, ये पूछा गया प्रश्न है ये, और यहाँ पे ये वाला एरिया। तो किसी भी पॉइंट को, किसी भी लाइन को आप मत छोड़िए मत, सारे को सुनते जाइए एटलीस्ट बुक से, अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है मैं बताते चल रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को देखिए। आप लाइक नहीं किया है, बिल्कुल लाइक करना ना भूलिए। चलिए अभी अभी लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग भूल जाते हैं, तो मुझे वो डेटा दिखता है कि किसने सब्सक्राइब करके देखा और किसने बिना सब्सक्राइब करके देखा। तो बिल्कुल आप लोग अपना प्यार दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। तो झारखंड में अब व्यक्तिगत सत्याग्रह देखते हैं। तो भारत की आज़ादी के लिए गांधी जी द्वारा ब्रिटेन पर नैतिक दबाव बनाने हेतु व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया जिसमें विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही तथा जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। इंपॉर्टेंट, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। आजकल तीसरे सत्याग्रही भी पूछे जाने लगे हैं। तो तीसरा सत्याग्रही कौन है, उनका नाम आप बताइए कमेंट करके। इस सत्याग्रह के दौरान कई लोगों ने कई लोगों को झारखंड में गिरफ्तार किया गया। जमशेदपुर में माइकल जॉन के साथ कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद जयप्रकाश नारायण, बसावन सिंह एवं शिवनाथ बनर्जी ने जमशेदपुर के गोलमुरी मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। इस सभा के बाद जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सत्याग्रह के दौरान संथाल परगना के महादेवी केजरीवाल, इंपॉर्टेंट है, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोतीलाल केजरीवाल की पत्नी ने स्वयं को गिरफ्तार करने हेतु प्रस्तुत किया, परंतु उपायुक्तों ने गिरफ्तार न करके उनकी गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत छोड़ो आंदोलन और झारखंड। तो चलिए देख लेते हैं। 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। झारखंड में भी भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों पर सभाओं का आयोजन, जुलूस प्रदर्शन, आवागमन एवं संचार साधनों को बाधा पहुंचाने जैसी गतिविधियां संचालित की गई। तो अब देख लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन और झारखंड में रांची का। तो चलिए 9 अगस्त 1942 को रांची में हड़ताल रखा गया। 10 अगस्त 1942 को नारायण चंद्र लाहिड़ी को रांची में गिरफ्तार कर लिया गया। 14 अगस्त 1942 को रांची जिला स्कूल के पास जुलूस निकाल रहे छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अतिरिक्त रांची के प्रमुख नेता जानकी बाबू, गणपत खंडेलवाल, मथुरा प्रसाद सिंह, कई नेताओं को भी गिरफ्तार किया। 17 अगस्त 1942 को रांची में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसे अंग्रेज सैनिक ने खदेड़ दिया तथा जिला कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष शिवनारायण मोदी को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 अगस्त 1942 को टाना भक्तों ने बिशुपुर के निकट एक थाने को जला दिया। 22 अगस्त 1942 को राहे में हड़ताल आयोजित किया गया तथा इटकी एवं टांगर बसली के बीच रेल पटरी को लोगों ने उखाड़ दिया। अंग्रेजों ने 22 अगस्त को पीसी मित्रा को गिरफ्तार कर लिया। 28 अगस्त 1942 को रांची की बिजली काट दी गई तथा 20 अगस्त 1942 को बालकृष्ण विद्यालय के रजिस्टर जला दिए गए। इस आंदोलन में
इस आंदोलन के दौरान 1942 तक रांची में 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और जिनमें आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले विमल दास गुप्ता, केशव दास गुप्ता, सत्यदेव साहू, किशोर भगत शामिल थे। आंदोलन के दौरान लोहरदगा के नदिया उच्च विद्यालय में छात्रों द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराया गया तथा गुमला में हड़ताल का आयोजन एवं जुलूस प्रदर्शन किया गया। हजारीबाग देखिए, अब भारत छोड़ो आंदोलन में प्रारंभ में होते ही 10 अगस्त 1942 को हजारीबाग के नेता राम नारायण सिंह व सुखन लाल सिंह को बंदी बना लिया गया। इस दोनों को हजारीबाग जेल में रखा गया था और 21 अगस्त को हजारीबाग में सरस्वती देवी के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया। सरस्वती देवी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन के दौरान सरस्वती देवी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कि लोकप्रियता अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि उनकी गिरफ्तार के बाद विद्यार्थियों ने 12 अगस्त 1942 को हजारीबाग से भागलपुर जेल ले जाते समय धावा बोलकर उन्हें पुलिस हिरासत से मुक्त करा लिया, परंतु 14 अगस्त 1942 को एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान पुनः गिरफ्तार की गई। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ हजारीबाग जेल से भाग गए थे। तो चलिए देख लेते हैं। 14 अगस्त हजारीबाग को उपायुक्त कार्यालय पर से यूनियन जैक उतार कर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। इस दौरान जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग सेंट्रल जेल से अपने 5 साथियों शालिग्राम सिंह, गुलाबी सोनार, रामनंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह तथा योगेंद्र शुल के साथ फरार हो गए। हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथियों को फरार होने के बाद जेल में बंद राम नारायण सिंह, कृष्ण बल्लभ सहाय और सुखनारायण सिंह भागलपुर जेल स्थानांतरित किया गया। ये प्रश्न पूछा गया था कि जिस दिन भागे थे वो उस दिन कौन सा पर्व था, तो उस दिन आपका ये दिवाली था, ध्यान रखिएगा। होली और दिवाली में कंफ्यूजन होता है, आप एक बार और चेक कर लीजिए, इस बुक में यहाँ पे नहीं दिया गया, पर ये प्रश्न आई थिंक जेपीएससी में पूछा गया है, जेपीएससी या बीपीएससी किसी एक में पूछा गया है। हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करेंगे ताकि पता चले किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपको। मैं पिछले बार जो 2021 में जो हुआ था 7 जेपीएससी का पेपर, मैं उसको भी करवा दूंगा ताकि उससे आपको पता चलेगा किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है और कौन कौन से सेक्शन से प्रश्न आते हैं, ताकि हम लोग उस सेक्शन पे काफी बारीकियों से हम लोग उस सेक्शन को कवर करें। चलिए देख लेते हैं पलामू के बारे में। तो 10 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार ने डाल्टनगंज मेदिनीनगर स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कब्जा कर लिया और 21 अगस्त 1942 को लोगों ने पलामू में जुलूस निकला तथा जपला मजदूर संघ के सचिव मिथिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में जपला मजदूरों ने हड़ताल रखी और 13 अगस्त 1942 को पलामू में छात्रों ने एक विशाल जुलूस निकाला, जिसके बाद नंदलाल प्रसाद व दशरथ राम समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और 17 अगस्त 1942 को डाल्टनगंज डाकघर के निकट तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद तोड़फोड़ में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और 18 अगस्त 1942 को लातेहार में एक जुलूस निकाला गया तथा डाल्टनगंज में विष्णु प्रसाद एवं गनौरी सिंह को 1 वर्ष की सजा दी गई। 19 अगस्त 1942 को लेस्लीगंज थाने में कई लोगों ने धनुष प्रसाद सिंह के नेतृत्व में पहुंचकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद धनुष प्रसाद सिंह के साथ कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन के दौरान अक्टूबर 1942 में पलामू के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने व्यापक स्तर पर उत्पात मचाया, जिसके बाद कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। पलामू में कुमारी राजेश्वरी सरोज दास भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की तथा उन्होंने मजदूरों एवं किसानों को संबोधित किया। सिंहभूम 10 अगस्त 1942 को जमशेदपुर में पूर्ण हड़ताल रखा गया। 14 से 16 अगस्त को चकरधरपुर एवं चाईबासा में ही हड़ताल का आयोजन किया गया। 15 अगस्त 1942 को जमशेदपुर के प्रमुख नेता एम के घोष, एन बनर्जी, त्रेता सिंह सहित कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। 17 अगस्त को यहाँ एमडी मदन को गिरफ्तार किया गया। 30 अगस्त 1942 को रात को कई लोगों ने गिरफ्तार करने के साथ साथ लोगों पर गोलियां चलाई गई, जिसके विरोध में 31 अगस्त 1942 को पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया गया। चलिए थोड़ा सा और है, सेशन में बने रहिए, हिम्मत नहीं हारना है। तो चलिए, मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग को भी करना है। तो रामनंद तिवारी के नेतृत्व में सिपाहियों ने जमशेदपुर में विद्रोह किया तथा इन्होंने जमशेदपुर में 60 सदस्यों की इनकलाबी सिपाही दल का गठन किया। ब्रिटिश सरकार ने कई लोगों व विद्रोह करने वाले 33 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल भेज दिया गया। यहाँ पे देखिए रामनंदन तिवारी के नेतृत्व में क्या है, इनकलाबी सिपाही दल का गठन किया, इंपॉर्टेंट है यही वाला, यही जो है दिया गया आपका, ध्यान रखिएगा। 3 से 11 सितंबर 1942 तक रामचंद्र पालीवाल तथा नैयर के नेतृत्व में सफाई कर्मियों ने हड़ताल की।
15 अगस्त 1942 को मूसाबनी में सीपी राजू, कमलनाथ एवं बस्टिन सहित कई मजदूरों के नेताओं को बंदी बना लिया गया। 17 सितंबर 1942 को घाटशिला में मद्रासी उड़िया मजदूरों द्वारा जुलूस निकाला गया। अब है मानभूम। तो 9 अगस्त 1942 को मानभूम क्षेत्र में नेता विभूति भूषण दासगुप्ता, वीर राघवाचार्य तथा पूर्णेंदु भूषण मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अगस्त 1942 को सीपी बोस, बैजनाथ प्रसाद, मुकुटधारी सिंह समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 13 अगस्त 1942 को अतुल चंद्र घोष को तथा 16 अगस्त 1942 को समरेंद्र मोहन राय सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस आंदोलन के दौरान मानभूम क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन, सभाओं का आयोजन, जुलूस प्रदर्शन, यातायात व संचार साधनों के अवरुद्ध करने जैसी गतिविधियों आंदोलनकारियों द्वारा की गई। सरकार द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने हेतु कतरास, झरिया, धनबाद में कर्फ्यू लगाने का निर्णय भी लिया गया। अब है संथाल परगना। तो 11 अगस्त 1942 को विनोदानंद झा के नेतृत्व में देवघर में जुलूस निकाला गया। पुलिस ने भिखना पहाड़ी से गिरफ्तार करके भागलपुर केंद्रीय कारागार भेज दिया। 13 अगस्त को गोड्डा कचहरी पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। 13 से 14 अगस्त 1942 को आंदोलनकारियों ने विभिन्न स्थानों पर आवागमन संचार साधनों को नष्ट कर दिया तथा सरकारी भवनों को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद भारत सुरक्षा अधिनियम के तहत मोतीलाल केजरीवाल, रामजीवन व हिम्मत सिंह कई नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इस आंदोलन के दौरान देवघर में सरवन में आंदोलनकारियों द्वारा समानांतर सरकार बनाई गई। दुमका में जामवंती देवी तथा प्रेमी देवी के नेतृत्व में 19 अगस्त 1942 को विशाल जुलूस का आयोजन किया गया। दुमका में कृष्णा प्रसाद ने इस आंदोलन के नेतृत्व तथा इनके नेतृत्व में पहाड़िया जत्था का गठन किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पहाड़िया जत्था 5 भागों में विभाजित था। 21 अगस्त 1942 को गोड्डा जेल से लगभग 60 कैदी भाग गए। इस आंदोलन के दौरान प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ने पहाड़िया सरदारों के सहयोग से आदिवासियों को बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल किया। इन्होंने गोड्डा, पाकुड़, दुमका के बीच स्थित डांगपारा को अपना मुख्यालय बनाया। देखिए यहाँ क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर के सरवन में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा ये जो हम लोग पढ़े। तो प्रफुल्ल चंद्र पटनायक से प्रभावित होकर एक परिवार एकमात्र पुरुष सदस्य बादलमल पहाड़िया नामक एक युवा इस आंदोलन में शामिल हो गया। उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया तथा गोड्डा जेल में दी गई यातनाओं के कारण उनकी मृत्यु हो गई। फिर है आपका 25 अगस्त 1942 को संथाल एवं पहाड़िया जनजाति के अलुबेरा स्थित डाक बंगला तथा वन विभाग के भवनों को जला दिया। इसके बाद सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों पर सैनिक को भेजा गया। 26 अगस्त 1942 को देवघर में आंदोलनकारी असरफी लाल, इंपॉर्टेंट है, को गोली मार दी गई जिसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या दिया, हरिराम गुटगुनिया ने साइक्लो स्टाइल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन। चलिए आगे मिल जाएगा ये। इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार ने प्रफुल्ल चंद्र पटनायक और उनके 3 साथियों के ऊपर 200 रुपये का इनाम घोषित किया और 7 नवंबर 1942 को प्रफुल्ल चंद्र पटनायक को गिरफ्तार करके अगले दिन राजमहल जेल भेज दिया गया और उन्हें 16 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई। इस आंदोलन के दौरान संस्थान के दौरान लगभग 900 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस आंदोलन के दौरान हरिराम गुनिया ने बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। इस आंदोलन के दौरान पार्टी गिरफ्तार होने वाले संभवतः अंतिम नेता थे। इनकी गिरफ्तारी 22 अगस्त 1942 को। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान झारखंड में प्रमुख महिलाएं, तो देखिए गतिविधियां, हजारीबाग महिला कांग्रेस के अध्यक्ष थी सरस्वती देवी हजारीबाग में, और आंदोलन असहयोग सबीना भारत छोड़ो तीनों में दिए। बाकी ये जो है यहाँ पे आप इसको पॉज करके खुद से पढ़ लीजिए, बस मैं इनका ये देख लेता हूँ। चलिए देख ही लेता हूँ। आंदोलन के दौरान जेल भेजी गई, विभाजित बिहार से जेल जाने वाली प्रथम महिला, इंपॉर्टेंट है, अविभाजित, गिरफ्तार की गई तथा 6 माह का कारावास मिला, हजारीबाग जुलूस का नेतृत्व किया, और ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इन्होंने 28 में व्यवसाय के पद नेतृत्व किया था। ठीक है, सरस्वती हजारीबाग महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। थोड़ा गलत सूखने लगा है चैन। चलिए सरला देवी के बारे में पढ़ते हैं, ये भी हजारीबाग के भी। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, सब इनका कार्य क्या था। इन्होंने 16वें बिहार छात्र सम्मेलन जो कि 1921 में हुआ था अध्यक्षता की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गई। साधना देवी हजारीबाग,
नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 6 माह हेतु जेल गई। मीरा देवी हजारीबाग, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जल गई। सैलबाला राय संथाल परगना, इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा, तो इनका कम से कम आप ये ध्यान में रखिएगा कि वो उनका क्षेत्र क्या था, और नाम और उनका क्षेत्र। जैसे देखिए यहाँ पर क्षेत्र पूछा गया, संथाल परगना क्षेत्र में नेतृत्व किया, तो महादेवी केजरीवाल, तो ये संथाल परगना में थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। दुमका में सत्याग्रह किया, महादेवी केजरीवाल की पत्नी थी। रमा देवी व जामवंती देवी, संथाल परगना, भारत छोड़ो आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व किया 14 अगस्त 1942 में। बिरजी देवी और बिरजी मिर्धा, संथाल परगना में, भारत छोड़ो आंदोलन 19 अगस्त में 42 में पुलिस गोली मार दी, और हरिहर मिर्धा की पत्नी थी, इंपॉर्टेंट है ये। राजेश्वरी सरोज दास, पलामू, भारत छोड़ो आंदोलन में पलामू में जपला सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरों ने नेतृत्व किया तथा अंग्रेजों को भारत कानून के तहत इन पर कार्रवाई की। अब्दुल कलाम आजाद की नजरबंदी। चलिए थोड़ा सा और बचा है, बने रहिए सेशन पे। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, आप इंटरेस्ट रखते हैं पढ़ने में, तो आप बिल्कुल इस तरह रिवीजन करते रहिए, सफलता बिल्कुल आपको मिलेगी। इतना पढ़ने के बाद भी अगर ये नाम मिले सफलता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आप बिल्कुल इतना पढ़ लीजिए, फिर जब एमसीक्यू का सेशन आएगा आप उसको भी कवर कीजिएगा, तो आपको इस तरह से काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। ब्रिटिश सरकार ने होम रूल आंदोलन के दौरान अबुल कलाम आज़ाद को रांची में नजरबंद करके रखा था। ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से अबुल कलाम आज़ाद को लाकर 31 मार्च 1916 ईस्वी से 27 दिसंबर 1920 तक रांची में नजरबंद रखा। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार पर सरकारी जश्न के विरोध में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लोगों ने काला बिल्ला लगाने की अपील की थी। 8 जुलाई 1916 को ब्रिटिश प्रशासन की ओर से मौलाना आज़ाद को प्रतिदिन थाने में हाजिरी लगाने का आदेश दिया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1917 में रांची में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने अलबेला प्रेस को बेचकर उससे प्राप्त राशि को मदरसा की स्थापना में लगा दिया। पटना से रांची आने पर महात्मा गांधी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मिलने हेतु सरकार से इजाज़त मांगी, जिसमें सरकार ने अस्वीकृत कर दिया था, और 27 दिसंबर 1919 को मौलाना आज़ाद को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद 3 फरवरी 1920 को रांची से कलकत्ता के लिए प्रस्थान कर गए। थोड़ा और है, देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त रचना गीतांजलि में झारखंड की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक पृष्ठभूमि का भी चित्रण किया गया है। साथ ही इस पुस्तक में कुछ हिस्सों में रचना रांची से की गई थी। समग्र देश के साथ साथ झारखंड में भी रॉलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड का व्यापक विरोध किया गया। झारखंड को इसको गुलाब तिवारी के नेतृत्व में किया गया। कृष्ण बल्लभ, ये इंपॉर्टेंट है, कृष्ण बल्लभ सहाय को 1923 में प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। राष्ट्रीय आंदोलन के 2 प्रमुख नेताओं विनोदानंद झा, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री, तथा कृष्ण सिंह बल्लभ सहाय, बिहार के भी मुख्यमंत्री, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने का अवसर प्राप्त हुआ। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जामताड़ा में लाल हेब्रोन द्वारा संथालियों द्वारा नेतृत्व किया गया। इस दौरान नरसिंह राय और खून और आंसू नामक पैम्पलेट जारी किया गया। अब है मानभूम और झंडा सत्याग्रह। तो 6 से 13 अप्रैल 1945 को राष्ट्रीय सप्ताह घोषित किया गया था। मानपुर में कांग्रेस के नेता अतुल चंद्र घोष को राष्ट्रीय सप्ताह के दौरान कांग्रेसी झंडा फहराने का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप लोगों ने झंडा सत्याग्रह शुरू कर दिया। इसी प्रकार 1945 में कांग्रेसी झंडा फहराने का आरोप लगाकर 3 महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस प्रकार हम लोग इस बड़े चैप्टर को यहाँ पे समाप्त करते हैं, और बधाई आपको भी हो कि आपने इस पेशेंस बना के इतना सुना। काफी बड़ा चैप्टर था। तो स्वाधीनता आंदोलन और झारखंड हम लोग इस तरह से कंप्लीट कर लिए। तो चलिए इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप सभी को अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।